हेलो गाइस। फाइनली शुरू करते हैं बेटा हम लोग आज सेकंड लेक्चर हमारा अकाउंट्स का। फर्स्ट लेक्चर आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, जिसमें मैंने सारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आप लोगों को क्लियर कर दी थी। ठीक है, आज हम करेंगे कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, जो अकाउंटिंग टर्म्स बेटा हम लोगों ने वहां पे पढ़ी है ना, जितने भी वर्ड्स हम लोगों ने वहां पे समझे थे, बेसिकली एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, वो सब बेटा यहाँ पे अब आना शुरू हो जाएंगे। तो पहले वाला लेक्चर देख लेना जिन लोगों ने नहीं देखा है, उसके बाद में सेकंड लेक्चर देखने स्टार्ट करना। यहाँ पे आज हम शुरू करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? तो देखो, अगर हमें अकाउंटिंग करना है, अगर हमें हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना है ना, तो क्या करना रहेगा बेटा? यहाँ पे हमें हमें चाहिए कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ कॉमन रूल्स चाहिए। अगर वो रूल्स हम फॉलो करके क्या करेंगे, अगर अकाउंटिंग करेंगे बेटा, तो प्रॉपर अकाउंटिंग होगी। ठीक है, होता क्या है, जितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी इंडिया के अंदर, सब अकाउंटिंग करती है, सारे बिजनेसेस के अंदर अकाउंटिंग चलता है। लेकिन बेटा अकाउंटिंग के अंदर अगर हमें सिमिलरिटीज लेके आना है, अगर हम चाहते हैं कि सारे बिजनेसेस की अकाउंटिंग क्या रहे, सेम रहे, तो उसका एक ही तरीका है कि सारे बिजनेसमैन जितने भी अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, सब एक ही रूल्स फॉलो करें, सब एक ही रेगुलेशंस फॉलो करें। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोगों ने बना रखा है। ये अगर फॉलो करते हैं ना, तो क्या होगा, सिमिलरिटीज इन अकाउंटिंग आ जाती है ना। सब लोग की अकाउंटिंग कैसे रहेगी बेटा? फिर एक जैसी रहेगी हमारी। तो देखना, ये रहा अपना अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। क्या बेसिकली फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions or the concept are the assumptions which are presumed to have been followed in preparing the annual accounts। बेटा अगर आप एनुअल अकाउंट्स क्या कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो, या फिर आप बना रहे हो कौन सा अकाउंट, ट्रेडिंग, है ना, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, या बना रहे हो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि अभी ये हट गया है, अब ये बनता नहीं है। अब क्या बनता है हमारा? अभी बनता है बेटा हमारा स्टेटमेंट ऑफ पे एंड एल, मतलब आप स्टेटमेंट ऑफ पे एंड एल बना रहे हो या बना रहे हो आप बैलेंस शीट। ठीक है ना, तो जब ये बनाओगे तो हम ऐसा अज्यूम कर लेंगे, लिखा हुआ है ना, विच आर प्रिज्यूम टू हैव बीन फॉलोड, ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि आपने ये बनाते टाइम क्या किया है, इन बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस का क्या किया, बोलो आप लोगों ने फॉलो किया है ना, इनको अप्लाई किया है आप लोगों ने। इससे क्या होगा, जब सब लोग अकाउंटिंग करेंगे, जब सब लोग इसको फॉलो करेंगे, तो जब सब लोग इसको फॉलो करेंगे ना, तो सबकी अकाउंटिंग कैसे रहेगी बेटा? बोलो, सेम रहेगी। सबकी अकाउंटिंग अगर सेम रहेगी ना, तो अकाउंटिंग के अंदर एक सिमिलरिटीज आ जाती है, सबकी अकाउंटिंग एक जैसी रहेगी। और जब सिमिलरिटीज रहेगी ना, तो इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं। कैसे? जैसे रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी अगर बेटा अपने करंट ईयर के परफॉर्मेंस को प्रीवियस ईयर के रिजल्ट से कंपेयर करना अगर चाहती है, तो वो तभी कर पाएगी ना, जब प्रीवियस ईयर भी उसने सेम रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए हो अकाउंटिंग के, और करंट ईयर में भी सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो की हो। तो अकाउंटिंग प्रैक्टिस जो करते हैं ना, अगर हमारी सेम रहेगी दोनों ईयर में, प्रीवियस ईयर में भी और करंट ईयर में भी, तो ही हम लोग कंपैरिजन कर पाएंगे। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि आपने फिफ्थ क्लास जो है वो एमपी बोर्ड से पास किया, और सिक्स आपने सीबीएसई से कर लिया, फिर सेवंथ आपने एमपी बोर्ड से किया, एट्थ फिर आपने सीबीएसई से कर लिया? भाई अगर ईयरली बेसिस पर आप अपने बोर्ड चेंज करोगे ना, आप कंपेरिजन ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि एमपी बोर्ड का और सीबीएसई का सिलेबस क्या है, अलग है भाई, थोड़ा सा लेवल भी क्या है, अलग है। तो इसलिए क्या होता है, अगर बोर्ड में चेंज हो रहा है तो हम कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाँ, अगर प्रीवियस ईयर भी आपका सीबीएसई था, इस बार भी आपका सीबीएसई है, तो प्रीवियस ईयर के रिजल्ट को करंट ईयर के रिजल्ट से हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है यार, प्रीवियस ईयर हमारा 70% बना था, इस बार हमारा 80% बन गया, मतलब हाँ इंप्रूवमेंट हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है ना, चलो दूसरा, एक सीबीएसई के स्टूडेंट को दूसरे सीबीएसई के स्टूडेंट के साथ में कंपेयर किया जाता है ना कि बेटा दूसरे एमपी बोर्ड के स्टूडेंट के साथ में, क्योंकि दोनों का सिलेबस स्ट्रक्चर अलग होता है। लेकिन हाँ, दो एमपी बोर्ड के स्टूडेंट को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, तो एमपी बोर्ड के स्टूडेंट को एमपी बोर्ड से कंपेयर करेंगे हम लोग, एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट के साथ कंपेयर करेंगे। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि दोनों का सिलेबस स्ट्रक्चर सेम है, दोनों के सिलेबस में सिमिलरिटीज है। तो यहां पे भी समझो, आप तभी कंपेयर कर पाओगे अपने बिजनेस को किसी दूसरे बिजनेस के साथ में, या फिर अपने बिजनेस को प्रीवियस ईयर के रिजल्ट के साथ में, जब आपने सेम अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो की हो। तो अगर कोई भी कंपनी, अगर बेटा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने करंट ईयर के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना चाहती है प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ में, तो उसको दोनों ईयर्स में सेम अकाउंटिंग रूल्स रेगुलेशंस, है ना, मेथड सब सेम फॉलो करना पड़ेगी। अगर मेथड्स में चेंज किया, अगर आपने रूल्स में चेंज किया, अगर आपने अकाउंटिंग प्रैक्टिस में चेंज किया, तो भाई फिर सिमिलरिटीज कहां बची? प्रीवियस ईयर कुछ और मेथड यूज की थी, करंट ईयर कुछ और मेथड है,
ऐसे में फिर हम लोग कंपैरिजन नहीं कर पाते, इसलिए हम लोगों ने यहां पे बना रखे हैं कुछ प्रिंसिपल्स। तो देखो बेटा यहां पे प्रिंसिपल की बात करेंगे डायरेक्टली हम लोग, देखना नीड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। बेसिकली हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की रिक्वायरमेंट हम लोगों को क्यों लगी पहले तो ये समझो, तो इसमें हाईलाइट कर लेना, वैसे मैंने बोल्ड कर रखा है, बस इतना सा समझना है। इससे यूनिफॉर्मिटी आती है और कंसिस्टेंसी आती है टू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, और ये इनहेंस कर देता है इट्स यूटिलिटी टू द डिफरेंट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। वो सारे लोग जो हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं ना बेटा, उनकी देखना यहां पे लिखा हुआ है यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है ना, यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, इससे यूनिफॉर्मिटी आएगी। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसी अकाउंटिंग होगी, दूसरा कंसिस्टेंसी, एक जैसी प्रैक्टिस बार बार हम फॉलो करेंगे ना, तो ये काफी हद तक एनहेंस कर देता है यूटिलिटी, ठीक है ना। तो जो भी अकाउंटिंग हम लोग कर रहे हैं ना वो यूजफुल रहेगी, बेसिकली पर्पसफुल रहेगी, मीनिंगफुल रहेगी, वो ट्रू एंड फेयर व्यू देगी किसको, यूजर्स को। यूजर्स में कौन आएगा, इन्वेस्टर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, हमारी कंपनी के एम्प्लॉइज हो गए, उनको कंपनी में कंटिन्यू करना है, ग्रोथ दिखाई दे रही नहीं दिखाई दे रही, बहुत सारे यूजर्स होते बेटा। तो ये सारे यूजर्स बेसिकली क्या देखते हैं, बोलो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज तभी हो पाता है अच्छे से जब आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेम अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हो। इसीलिए हम लोगों ने बना रखे कुछ अकाउंटिंग अजम्पशंस। देखते बेटा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अजम्पशंस की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें मेनली तो तीन है हमारे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो AS1 है ना आपका, इशू बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, देयर आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। 3 अकाउंटिंग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बना रखे हैं। पहला है गोइंग कंसर्न, दूसरा है कंसिस्टेंसी, तीसरा है अक्रूवल। तीनों को बेटा वन बाय वन हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहला देखना गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। देखो गोइंग कंसर्न बोलता है कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे ना, जब भी कोई ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करोगे ना, ये मान के रिकॉर्ड करना कि आपका बिजनेस कंटिन्यूअसली चलने वाला है, फ्यूचर में अभी आपको उसको बंद करने का कोई चांस नहीं है। तब जाके प्रॉपर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में बाइफिकेशन कर पाएंगे। भाई कल पढ़ा था ना हम लोगों ने, क्या पढ़ा था उसके अंदर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सर ऐसे खर्चे जिनका फायदा 1 साल के अंदर मिल जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे जिनका फायदा 1 सालों से ज्यादा सालों तक मिलता है। तो फिर उनको क्या करते पता है, हम धीरे धीरे माइनस करते। मैंने बताया था अगर हमने कोई मशीन खरीदी कितने की, 5 लाख रुपए की, उसकी लाइफ कितनी है सर, 5 साल, दैट इज 5 इयर्स। तो बताओ 1 साल का खर्चा कितना हुआ, 1 लाख रुपीज। तो हम क्या करते हैं, एवरी ईयर कितना अमाउंट माइनस करेंगे एज ए एक्सपेंसेस बेटा, 5 लाख या 1 लाख सर, 1 लाख रुपीज माइनस करते हैं हम हमारी इनकम में से। हर साल जितना भी रेवेन्यू होगा ना उसमें से एज ए एक्सपेंसेस बेटा मैं सिर्फ 1 लाख रुपए माइनस करता हूं, क्योंकि इस मशीन की लाइफ कितनी है, 5 साल, तो 1 साल का खर्चा 1 लाख रुपए हुए। तो बताओ फर्स्ट ईयर कितना माइनस कर लेंगे हम सर, 1 लाख। सेकंड ईयर कितना माइनस करेंगे बेटा, 1 लाख। अब प्रॉब्लम ये है ना मेरे भाई, सेकंड ईयर 1 लाख तब माइनस कर पाओगे ना जब सेकंड ईयर आपका बिजनेस क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। लेकिन आपको तो बिजनेस कंटिन्यू नहीं रखना है, आपने तो सोच लिया 2 साल बाद बिजनेस बंद करना है, तो फिर 2 साल बाद बिजनेस बंद कर लिया ना, तो 2 सालों में तो सिर्फ 2 लाख रुपए माइनस कर पाए, 3 लाख रुपए तो भी आपके बच जाएंगे, क्योंकि टोटल खर्चा तो 5 लाख रुपए का हुआ था। समझ रहे हो बात को क्या, अगर आपके दिमाग में ऐसा था ना कि सिर्फ बिजनेस तो हमें 2 साल चलाना है, तो फिर बात समझो आप, ये मशीन जो आप लोगों ने 5 लाख की खरीदी है, ये जो मशीन आप लोगों ने 5 लाख रुपए की खरीदी है ना, फिर इसका फायदा भी आपको कितने साल के अंदर उठाना है, 2 साल में यूज करना है इसको। तो बताओ बेटा 1 साल का खर्चा कितना हुआ, फिर 2,50,000। तो फिर हमारी इनकम में से कितना माइनस करेंगे हर साल, 250। तो फर्स्ट ईयर 250, सेकंड ईयर 250, टोटल 5 लाख रुपए राइट ऑफ हो जाएंगे आपके, ठीक है। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हम ऐसा मान के चलते हैं कि बिजनेस तो क्या रहेगा हमारा, कंटिन्यू रहेगा, उसको बंद करने का तो कोई चांस है ही नहीं फिलहाल भी हमारा। तो इसलिए फिर हम लोग क्या कर देते हैं, जो भी लाइफ है, जो भी मशीन की लाइफ है, मशीन 5 लाख की है, इसकी लाइफ अगर बेटा 5 ईयर है तो हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं और एवरी ईयर 1 लाख रुपीज माइनस करते हैं। कितने साल तक करेंगे बेटा, 5 साल तक करेंगे। दूसरा, अगर आपको लगता है मशीन 5 लाख रुपीज की है लेकिन इसकी लाइफ कितना है सर, 10 ईयर्स, तो फिर एवरी ईयर कितना खर्चा हो रहा है हमारा, बोलो 50,000। तो हर साल बेटा फिर हम लोग 50-50 हजार रुपए माइनस करेंगे, कहां से, हमारे रेवेन्यू में से, ठीक है। कितने साल तक चलता रहेगा, ये चलता रहेगा कम से कम 10 साल तक, तब जाके पूरे 5 लाख रुपए आपके क्या हो पाएंगे, माइनस हो पाएंगे, मतलब राइट ऑफ हो पाएंगे। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हो रहा है, ठीक है ना। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बेटा, बोलो, जब भी किसी ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करोगे या जब भी किसी ट्रांजेक्शन में आप क्या होंगे, एंटर होंगे, है ना, जब भी हम किसी ट्रांजेक्शन में क्या होंगे, एंटर होंगे, तो हम ऐसा मान के चलेंगे
कि हमारा जो बिजनेस है ना वो कंटिन्यू रहेगा। द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस ऑन अजम्पशन, इस अजम्पशन पे रिकॉर्ड करेंगे बेटा हम कि दैट इज कंटिन्यू एंटरप्राइजेस, हमारी जो एंटरप्राइजेस है ना वो कंटिन्यूइंग एंटरप्राइजेस है, फ्यूचर में उसको बंद करने का कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है, अगर आपने कोई मशीन परचेस की, उसकी लाइफ बेटा कब तक है, नेक्स्ट 5 इयर्स तक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी कॉस्ट है ना इस मशीन की, कितनी कॉस्ट, अभी एग्जांपल लिया था ना बेटा 5 लाख, उसको हम स्प्रीड कर देंगे कितने ईयर्स में, 5 इयर्स में, तो डिवाइड बाय 5 कर दो, हर साल का कितना हो गया सर 1 लाख रुपीस, तो लिखा हुआ है नेक्स्ट 5 ईयर फॉर कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ईच ईयर, मतलब हर साल प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हम कितना माइनस करेंगे, नेक्स्ट 5 ईयर तक ये अमाउंट माइनस करेंगे, कितना 1 लाख रुपीस, कितने ईयर्स तक करेंगे बेटा 1 2 3 4 और 5, ऐसे 5 साल तक हम माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमारा बिजनेस 5 सालों तक कंटिन्यू रहेगा, उसको बंद करने का कोई चांस ही नहीं है हमारा। आ रहा है समझ में, क्या क्या पढ़ा भाई हम लोगों ने, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोलता है, जब भी किसी ट्रांजैक्शन में सर आप एंटर हो रहे हो ना, तो ये मान के चलेंगे कि हमारा बिजनेस क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, फ्यूचर में कोई बंद करने का चांस नहीं है, तो हम उस ट्रांजैक्शन को उस अकॉर्डिंग ही डील करेंगे कि चलो ठीक है भाई इसका फायदा 10 साल तक मिलेगा ना, तो 10 सालों तक इसको क्या कर दो आप, स्प्रीड कर दो उस एक्सपेंसेस को, बांट दो 10 सालों में, तो फिर एक साल का खर्चा कितना आ रहा है आपका, मान लो 1 लाख आ रहा है, तो फिर 1 लाख ही माइनस करोगे, पूरे 10 लाख इकट्ठे माइनस करने की जरूरत नहीं है। इसी की वजह से बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी हमको क्या कर पाते हैं, बोलो बाइफिकेशन, लिखा हुआ है साफ साफ, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट डिस्टिंग्विशन इज मेड बिटवीन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कल के लेक्चर में बहुत अच्छे से हम लोग समझ चुके हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो फिनिश हो गया। सेकंड है बेटा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बोलता है कि एक बार आपने जो मेथड यूज कर ली ना, उसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वही मेथड को फॉलो करते रहना है, आपको एवरी ईयर मेथड चेंज करने की जरूरत नहीं है, करोगे भी नहीं आप, क्योंकि बार बार मेथड चेंज करने से पता है क्या होता है, कंपेरेबिलिटी खत्म हो जाती है। वही जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था जस्ट आप लोगों को कि बेटा अगर प्रीवियस ईयर में आपका एमपी बोर्ड था, तो क्या करंट ईयर में सीबीएसई करवा लोगे, फिर नेक्स्ट ईयर में फिर एमपी बोर्ड करवा लोगे, फिर सीबीएसई करवा लोगे, अरे बार बार अगर बोर्ड चेंज करोगे तो कंपेयर कैसे कर पाओगे। या फिर दूसरा बोल रहा हूं मैं आपको कि डेप्रिसिएशन मैंने कल पढ़ाया था, फिक्स एसेट्स की वैल्यू में चेंज होता है, तो बेटा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के भी अपने अकाउंट्स के अंदर बहुत सारी मेथड है, ध्यान रखना आप, डेप्रिसिएशन की बहुत सारी है, लेकिन जो कॉमन मेथड चलती है वो चलती है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डब्ल्यूडीवी, और एक सुना होगा बेटा आपने एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्पेशली 2 मेथड तो चलती है, ठीक है ना। तो अगर आपकी कंपनी डब्ल्यूडीवी फॉलो कर रही है ना, तो फिर डब्ल्यूडीवी ही फॉलो करना है आपको। अगर हमारी कंपनी बेटा एसएलएम फॉलो कर रही है तो फिर हम एसएलएम ही फॉलो करेंगे। अगर पता चला पहले साल आपने डब्ल्यूडीवी लगा दी, दूसरे साल एसएलएम, तीसरे साल फिर डब्ल्यूडीवी लगा दी, ऐसे हर साल अगर मेथड में चेंज करोगे ना, तो आपका अकाउंट्स जो है ना ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देगा, पहली चीज तो मतलब एक सही रिजल्ट नहीं बताएगा, दूसरा एक कंपेरिजन खत्म हो जाता है, एक कंपेरेबिलिटी खत्म कर देता है वो। इसलिए ये बोलना चाहता है सिर्फ कंसिस्टेंसी, कि आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, किसके अंदर, अपनी मेथड्स के अंदर, अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिस के अंदर, कि जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस आप फॉलो कर रहे हो ना बेटा, उसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंटिन्यू रखना है आपको, बार बार अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिस के अंदर आपको चेंज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ो, ये हो गया कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की बात आता है बेटा अपना क्या, अक्रूअल कॉन्सेप्ट। अक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो अब एक चीज समझाता हूं। पहले के टाइम में क्या होता था पता है, जेठालाल सिस्टम चलता था कि जो जेठालाल जी होते थे ना, वो एक रेड कलर की बुक रखते थे, कॉपी, जिसके अंदर सारा हिसाब रखते थे। जेठालाल जी का ऐसा मानना था कि जब उनके हाथ में पैसा आया तब वो रिकॉर्ड कर लेते थे कि इससे पैसा मिल गया, जब उन्होंने किसी को पैसा दिया तब रिकॉर्ड करते थे कि मैंने इसको इतना पैसा दिया। मतलब जेठालाल जी का सीधा सा गणित था, जब हाथ में पैसा आया रिकॉर्ड कर लो, जब हाथ से पैसा गया रिकॉर्ड कर लो, मतलब वो कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करते थे। लेकिन आज के टाइम पे हम कैश बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं करते, किस बेसिस पे करते भाई बोलो, एक्रूअल बेसिस पे करते हैं। सर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलती है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये नहीं बोलता है कि जिस दिन पैसा आए उसी दिन रिकॉर्ड करना, जिस दिन पैसा जाए उसी दिन रिकॉर्ड करना। ये तो बोलता है कि जिस दिन आप ट्रांजैक्शन में एंटर हो जाओ ना, क्या बोल रहा बेटा, बोलो जिसे ट्रांजैक्शन को किस दिन रिकॉर्ड करोगे आप, जिस दिन आप ट्रांजैक्शन में बेटा एंटर हो जाओ ना, उसी दिन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेना, ना कि जिस दिन ट्रांजैक्शन का आप सेटलमेंट कर रहे हो। देखो पढ़ना बेटा क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू। कब रिकॉर्ड कर रहे, जब हम ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहे हैं,
बट नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस, ना कि जिस दिन सेटलमेंट हो रहा है उस दिन रिकॉर्ड नहीं करते। जेठालाल जी सेटलमेंट वाले दिन रिकॉर्ड करते थे, हम रिकॉर्ड करेंगे जिस दिन ट्रांजेक्शन में एंटर हो गए। चलो अब इसको मैं क्लियर कर देता हूं आपको, एक बार बेटा समझ लो कैसे। मान लो हम एक शॉपकीपर है या हमारा बिजनेस है होलसेल का, गुड सेल करते हैं हम लोग, है ना। हम लोगों ने क्या किया बेटा, यहाँ पे कोई गुड्स है वो क्या कर दिया हम लोगों ने, सेल कर दिया है। कैसे सेल किया बोलो, ऑन ऑन क्रेडिट। कितने का माल सेल किया भाई आपने, 5 लाख रुपीस का। आपने 5 लाख रुपीस का गुड सेल कर दिया है, क्रेडिट पे सेल किया। हाँ, किसको सेल किया है सर, ये हमने किया है राम को। मुझे बताना 2 मिनट के लिए, हमारे पास से माल गया है क्या, पैसा आ गया क्या हमारे पास, बोलो जल्दी से, पैसा आया क्या, आया ही नहीं सर। माल बेच दिया हम लोगों ने, हाँ। ट्रांजैक्शन में एंटर हो गए क्या हम, हाँ सर। जिस दिन डील हुई ना हमारी गुड सेल करने की, जिस दिन हमने माल बेच दिया उसी दिन हम बोलेंगे कि हम ट्रांजैक्शन में क्या हो चुके हैं, एंटर तो हो चुके हैं। अब हमें राम से पैसा लेना है, लेकिन पैसा मिल गया क्या, क्या सेटलमेंट हो गया है, नहीं हुआ है। तो क्या हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करें क्या, करना ही पड़ेगा भाई। वो जेठालाल जी वाला जो सिनेरियो था ना वो अलग था, अभी बहुत ज्यादा चेंजेस हो चुका है। आज के टाइम पे 90% जो सेल होती है ना वो क्रेडिट पे ही होती है। मार्केट में अगर बिजनेस रन करना है ना आपको, तो गुड्स एक्चुअली जो मैन्युफैक्चरर और जो होलसेलर होते हैं ना, ये तो बेटा सब उधार में माल बांटते हैं। उधार में गुड्स को पहले सेल कर देते, बाद में फिर क्या करते हैं लोग रिटेलर से कलेक्ट करते रहते पैसा, ठीक है क्या। तो 90% सेल क्रेडिट पे होती है। तो सिर्फ अगर सर 90% गुड्स हमने उधार में बेचा और हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो फिर तो भूल ही जाएंगे किससे कितना पैसा लेना है। रिकॉर्ड कैसे मेंटेन रहेगा आप लोगों के पास में, तो अगर आपको प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना है ना तो क्या करो भाई, जिस दिन ट्रांजैक्शन में आप क्या हो रहे हो, सुनना मेरी बात, जिस दिन ट्रांजैक्शन में आप क्या हो रहे हो, एंटर हो रहे हो ना, उसी दिन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लो, बजाय कि आप वेट करो उसके क्या होने का, सेटलमेंट होने का। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये हो गया अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो उधार में माल बेचा, कब बेचा आपने सर, आज हो गया हमारा 18 मार्च, तो आप क्या करोगे 18 मार्च के दिन ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लोगे। जबकि राम पैसा कब देगा आपको सर, ये देगा हमें 20 अप्रैल को, ठीक है ना। तो 20 अप्रैल तक का वेट नहीं करना है, हम लोग क्या कर लेंगे बेटा बोलो जल्दी से, हम लोग इसको 18 मार्च को ही, हम इसको क्या करेंगे 18 मार्च को ही रिकॉर्ड कर लेंगे। जब मैं इसको 18 मार्च को रिकॉर्ड करूंगा तो कोई तो मुझसे पूछेगा कि सर अभी हमारे बैंक अकाउंट में पैसा तो आया नहीं, अभी हमें यहाँ पे कस्टमर्स ने पैसा तो दिया नहीं है। तो उस दिन हम बोलेंगे कि भाई भले पैसा नहीं दिया है, हम रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे बोलो, एक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कर रहे हैं हम लोग। ध्यान रहेगा क्या, तो ये रहा एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बेटा हाईलाइट कर लेना और रिकॉर्ड कर लेना, नोट डाल लो कहीं पे। एक्रूवल कॉन्सेप्ट मतलब होता है ट्रांजैक्शन को उस दिन रिकॉर्ड करना जिस दिन हम ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहे हैं, जिस दिन हम किसी के साथ डील कर रहे हैं। सर ट्रांजैक्शन में एंटर होना मतलब जिस दिन हमने माल बेच दिया, जिस दिन हमने किसी को सर्विस दे दी, ना कि जिस दिन सेटलमेंट हो रहा है। ट्रांजैक्शन को उस दिन रिकॉर्ड करना बेटा जिस दिन हम ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहे हैं, ना कि जिस दिन ट्रांजैक्शन सेटल हो रहा है। चलो, तो ट्रांजैक्शन में एंटर किस दिन हुए बेटा हम लोग 18 मार्च को, तो रिकॉर्ड कब करेंगे 18 मार्च को। बताओ पेमेंट कब मिलेगा 20 मार्च को, तो 20 मार्च तक का वेट नहीं कर रहा है, हम एक्रूवल बेसिस पे 18 मार्च को ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। खत्म। एक और एग्जांपल बताऊं क्या बेटा, चलो एक और बता देता हूं। देखो मान लो क्या चल रहा है सर, अभी चल रहा है सर मार्च, है ना, अभी चल रहा है मार्च। अब क्या होता है हमारे यहाँ पे जो वर्कर काम करते हैं ना बेटा, मार्च की उनको क्या पे करना है हम लोगों को, सैलरी है या वेजेस, सर सैलरी पे करना है। चलो, किसी रीजन से मैं मार्च मंथ की सैलरी उन लोगों को पे नहीं कर पा रहा हूं, किसी रीजन से मैं मार्च मंथ की सैलरी उनको पे नहीं कर पा रहा हूं। होगा क्या पता है, अभी तक चल रहा था 2025 26, अभी अप्रैल से क्या शुरू हो जाएगा बेटा अपना 2026 2027, अब ये 31 मार्च यहाँ पर आ गया अपना ईयर एंड 31 मार्च। अब 31 मार्च की सैलरी है किसी वर्कर की मान लो बेटा 10,000, जो कि मैं मार्च में पे नहीं कर पाया। कब पे करूंगा, मैंने बोला भाई देख अभी पैसा नहीं है, क्लोजिंग चल रहा है, कंपनी के पास पैसा नहीं, अप्रैल या मई में ले लेना पैसा। मान लो मैं उसको अप्रैल या मई में पे करूंगा, तो मई मतलब कौन सा ईयर हो गया बेटा सर, मई तो हो गया आपका नेक्स्ट ईयर, मई तो हो गया आपका नेक्स्ट ईयर। तो ये 10,000 रुपये अगर मैं उसको पे करूंगा मई में, और रिकॉर्ड भी अगर मैं मई में करूंगा, तो बताओ भाई ये 10,000 जो है ना, जो एक्सपेंसेस है हमारी कंपनी के लिए, ये कब रिकॉर्ड होंगे, नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड होंगे। तो कौन सी ईयर का खर्चा बन जाएगा, ये तो सर नेक्स्ट ईयर का खर्चा बन जाएगा। जबकि खर्चा तो ये 25-26 का है, क्योंकि ये मार्च जो है ये तो बेटा 2025-26 के अंदर आ रहा है ना, तो इसको कब रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपको, करंट ईयर में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। किस बेसिस पे, एक्रूवल बेसिस पे। तो हम इसको क्या करते बेटा बोलो, एक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड कर लेंगे, भले इसका सेटलमेंट अभी नहीं हुआ है, लेकिन हम ट्रांजैक्शन में तो एंटर हो चुके हैं। कैसे, क्योंकि भाई ने काम कर दिया,
उसने सर्विस दे दी, उसका मंथ कंप्लीट हो गया, भले हमने उसको पैसा नहीं दिया लेकिन ट्रांजैक्शन हो चुका है, तो ट्रांजैक्शन में एंटर हो चुके हो और उसको रिकॉर्ड कर लोगे ड्यू बेसिस पे, ठीक है। यही अक्रूवल बोलता है। अक्रूवल इतना सा बोलता है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी टाइम आप लोग ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहे हो, ट्रांजैक्शन को चुपचाप क्या कर लो, रिकॉर्ड। तो ये 10,000 हम 31 मार्च तक भले पे नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मार्च के मंथ में ही हम सैलरी की एंट्री पास कर लेते हैं। सिखाऊंगा मैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से हम क्या करते हैं बेटा, बोलो, रिकॉर्ड कर लेते। 10,000 मतलब एंट्री हम लोगों ने बेटा मार्च में ही पास कर ली है, जबकि पेमेंट कब करेंगे हम इसका, मई में करेंगे। इसको बोलते हैं एक्रूवल बेसिस। ध्यान रखना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। थ्योरेटिकल काम आए ना है, प्रैक्टिकली तो हम लोग करने वाले हैं। खैर थ्योरेटिकल भी कैसे नहीं आएगा भाई, 3 स्टार लगा लो। 100% बोल रहा हूँ आप लोगों की जो CSWT का फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला ना अकाउंट्स वाला, उसमें इन कॉन्सेप्ट में से 2 से 3 कॉन्सेप्ट तो आप लोगों से पूछ लेंगे, डिफाइन करने के लिए आएगा, एक्सप्लेन करने के लिए आएगा। ध्यान रखना, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे अपने एग्जाम में डिफाइन करने के लिए, तो प्रॉपर अच्छे से पढ़ लेना। पहला हो गया बेटा गोइंग कंसर्न, दूसरा हो गया कंसिस्टेंसी, तीसरा कर लेते हैं हम लोग अक्रूवल। सर ये भी हो गया हमारा, जिस दिन ट्रांजेक्शन में एंटर होंगे तभी रिकॉर्ड कर लेंगे, ना कि जिस दिन ट्रांजेक्शन का क्या हो रहा है बेटा, बोलो, सेटलमेंट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ और भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। पहला आएगा बेटा इसके अंदर हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या नाम है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या बोलता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कल मैंने पढ़ाया भी था जब टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि हम बिजनेस, है ना, ध्यान रखना बेटा, हम क्या करते हैं, बिजनेस और ओनर, हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस और ओनर दोनों को एक दूसरे से सेपरेट ट्रीट करते हैं। सर कैसे सेपरेट ट्रीट कैसे कर रहे हो, हम बोलेंगे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम बिजनेस और ओनर दोनों को सेपरेट ट्रीट करते हैं, मतलब मालिक अलग कंपनी अलग। तो ध्यान रखना, फिर ओनर बिजनेस के अंदर जो पैसा लगाएगा वो बिजनेस के लिए क्या बन जाती है, लायबिलिटी। कल पढ़ाया था मैंने, ओनर बिजनेस के अंदर जो भी चीजें लगाता है क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल, और यही कैपिटल हमारे बिजनेस के लिए बन जाती है लायबिलिटी, क्योंकि दोनों को हम क्या मानते हैं, एक दूसरे से अलग मानते हैं। दैट इज ए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। समझ गए क्या, देख लो ये लिखा हुआ है, बिजनेस यूनिट शुड हैव कंप्लीटली सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, मतलब बिजनेस यूनिट की खुद की अपनी बुक्स होनी चाहिए, ठीक है ना। एंड वी हैव टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे ना भाई, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ना कि ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। आप समझना, मान लो कोई ओनर है हमारी कंपनी, है ना, कोई सी भी कंपनी ले लो, XYZ, उसका ओनर है, उसने अपनी वाइफ को शॉपिंग करवा दी, कितने की, 20,000 की। तो जो 20,000 का खर्चा है भाई, क्या वो बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करे क्या हम, वो तो पर्सनल है ना भाई, तो पर्सनल है तो वो अपने घर में जाके रिकॉर्ड करे, हम यहाँ पे क्यों रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट है ना वो बिजनेस की है, और हम तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, ना कि ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ गए क्या, इसको बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बनेगा क्या, है ना। चलो एक बार पढ़ लेते इसको बेटा, देख लो जल्दी से। लिखा हुआ है सर, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए यूनिट सेपरेट और डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर, creditor, manager or others. In another word, owner of business is always considered distinct and separate from the business he owe. मतलब ओनर को हमेशा से हम लोगों ने बिजनेस से क्या माना है बेटा, बोलो, अलग माना है। मतलब बिजनेस अलग, ओनर अलग, बिजनेस अलग, ओनर अलग, दोनों को एक दूसरे से क्या करते बेटा, हम सेपरेट ट्रीट करते। दैट इज ए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। सर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये तो मैंने कल भी बताया था आपको, ठीक है ना। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता है ओनली दोस ट्रांजेक्शन कैन बी रिकॉर्डेड इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट। सिर्फ वही ट्रांजेक्शन हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। ओनली दोस ट्रांजेक्शन कैन बी रिकॉर्डेड आर इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं बेटा जिनको हम मनी की टर्म्स में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसको आप मनी की टर्म्स में मेजर नहीं कर पा रहे हो तो ध्यान रखना उसको फिर आप रिकॉर्ड भी नहीं कर पाओगे, उसको आप रिकॉर्ड भी नहीं कर पाओगे, खत्म बात। देखो, ओनली दोस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिनको मनी की टर्म्स में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं बेटा, ठीक है क्या।
बन जाएगा सर, सीधे सीधे शब्दों में बोल सकते हैं कि मॉनिटरी ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करना है। क्या करना है बेटा, बोलो, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, कंपनी यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्री रॉ मटेरियल कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। अरे यार, आप कितने एथिकल हो, आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, ये बात लिख थोड़ी पाओगे, क्योंकि अगर आप इन्वायरमेंटल फ्री कोई रॉ मटेरियल यूज कर भी रहे हो ना, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन इसको मेजर कैसे करोगे मनी की टर्म्स में आप, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा बोलेंगे क्या, अरे क्या बात है यार, आप तो लाख रुपए का काम कर दिया आपने, लाख रुपए का काम। अरे बोलने में अच्छा लगता है, ये मेजर थोड़ी होती चीजें, क्या जो मेजर नहीं होती तो इनको रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। मान लो हमारी कंपनी के एम्प्लॉइज है, ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है, उनकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन आसमान छू रही है। हम बोलना तो चाहते हैं, हम बोलते भी है, जहां जहां इंटरव्यू देने जाते हैं हम बोलते हैं कि हमारी कंपनी के एम्प्लॉइज है ना, हमारे लिए बहुत बड़ी एसेट्स है। अरे भाई, वो कितनी भी बड़ी एसेट्स हो, लेकिन उसको कभी भी आप रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि किसी भी एम्प्लॉइज के एफर्ट्स को, एम्प्लॉय के डेडिकेशन को मनी के टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता। तो कैसे मेजर करोगे कि ये राम सिंह जी बहुत काम करते हैं, ये 5 करोड़ की वैल्यू रखते हैं, ये भाई राकेश 2 लाख रुपए की वैल्यू रखता है, ये 10 लाख की वैल्यू रखता है। भाई एम्प्लॉय को कैसे मेजर करोगे, है ना। तो ह्यूमन बीइंग मेजर्स नहीं होते हैं मनी की टर्म्स में, तो वो मेजरेबल नहीं है, इसलिए हम रिकॉर्ड नहीं करते। इसलिए कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि कोई भी कंपनी अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज को एज एसेट्स किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करके दिखाती हो, चाहती तो है, दिखा तो सकते हैं हम भी, लेकिन क्या होता है ना भाई, रूल अलाउ नहीं करते हमको, क्योंकि हम वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर पाएंगे जिनको हम मनी की टर्म्स में क्या कर सकते हैं बेटा, बोलो, मेजर कर सकते हैं। ये हो गया हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। सर ये क्या है? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बोलता है, छोटा हो या बड़ा होना चाहिए, हर कंपनी का एक अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए। मतलब सर देखो, जो लाइफ है ना बिजनेस की, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो आप। जो बिजनेस की लाइफ है आपकी, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर दोगे आप, डिवाइड कर दोगे। ये लाइफ है। क्या लाइफ है सर? हमें लग रहा है कि बिजनेस कम से कम 20 साल तो चलेगा, कोई बात नहीं। या आपको लग रहा है 100 ईयर्स तक चलाना है, या आप लग रहा हो सर हमें पता ही नहीं कब तक चलेगा, लेकिन चलता रहेगा। भाई जब तक भी चलाना हो, लेकिन इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, इसकी लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। सर इसकी लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड क्यों करवा रहे हो? भाई इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आप सोचो क्या होता अगर आपने बचपन में स्कूल में एडमिशन लिया होता बेटा, है ना, KG 1 में या नर्सरी में, उसके बाद से आपकी कोई एग्जाम ही नहीं होती, आपकी एग्जाम होती सीधे 12th क्लास में। क्या होता उन 12 सालों में जो आपकी स्कूल लाइफ है, आपकी स्कूल लाइफ में कोई एग्जाम ही नहीं होती, सीधे कब होती बेटा, बोलो, वो 12th क्लास में आके। भाई बुरा फंस जाते फिर तो। हमें उन 12 सालों में कभी पता ही नहीं चल पाता कि हम कहाँ पे वीक है, कहाँ पे स्ट्रांग है, हमारा कौन सा पॉइंट स्ट्रांग है जिसको हमें मेंटेन रखना है, कौन सा पॉइंट हमारा वीक है जिसमें हमें काम करने की रिक्वायरमेंट है। ये बात हमें कभी पता चल ही नहीं पाती। इसलिए बेटा हम ईयरली बेसिस पे एग्जाम रखते। तो हमने क्या क्या बताया, हमारी जो स्कूल लाइफ है ना, बात को समझना बेटा, क्या बोल रहा हूं मैं, हमारी जो स्कूल लाइफ है उसको भी हम लोगों ने क्या किया, हमारी जो एजुकेशन लाइफ है हमने उसको क्या कर लिया, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया। और एवरी ईयर हम क्या करते हैं बेटा, बोलो, एवरी ईयर हम लोग एग्जाम देते हैं, और जो एग्जाम का रिजल्ट आता है ना बेटा, एग्जाम का जो रिजल्ट आता है उसमें हमारा परफॉर्मेंस पता चलता है। और परफॉर्मेंस पता चलता है ना, तो उसी परफॉर्मेंस के बिहाफ पे या बेसिस पे हमारे पेरेंट्स नेक्स्ट ईयर अब हमें क्या करना है वो डिसीजन लेते हैं कि भाई तू यहाँ पे वीक है, चल एक काम कर, तेरी ट्यूशन लगवा देते, तेरी कोचिंग लगवा देते हैं। अच्छा तेरा मैथ्स थोड़ा सा वीक है, मैथ्स पे थोड़ा सा फोकस कर ले, इसकी प्रैक्टिस बढ़ा दे तू। तो ईयरली बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, हमारा परफॉर्मेंस चेक हो जाता है स्कूल के अंदर। भाई ईयरली में भी पता क्या होता है, 12 मंथ होते, इतना वेट नहीं कर पाते, इसलिए हम क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम रखते हैं। उसमें भी बहुत टाइम होता है, तो फिर हम क्या करते हैं पता है आपको, टर्म्स एग्जाम रख लेते हैं कि एवरी 15 डेज में या एवरी 30 डेज में स्कूल में एक एग्जाम होती है, या कोचिंग इंस्टीट्यूट में एवरी वीक एग्जाम होती है। इसीलिए होती है बेटा कि वीकली बेसिस पे आपका परफॉर्मेंस पता चलता रहेगा ना, तो हम उस पर काम कर पाएंगे कि हमारी वीकनेस क्या है, और जो हमारी स्ट्रेंथ है ना उसको हम मेंटेन कर पाएंगे। सेम चीज कंपनी को करना चाहिए कि आपकी जो बिजनेस की लाइफ है, अब देखो बेटा स्कूल की लाइफ को मैं हटा के लिख दूंगा, आपकी जो बिजनेस की लाइफ है ना उसको आपको क्या करना चाहिए, इन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए, और फिर उन पर्टिकुलर पार्ट्स का आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता करना चाहिए। समझ गए बात को क्या? उन छोटे छोटे पार्ट्स का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आप लोगों को पता करना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि यार लास्ट ईयर हम लोग कहां पे वीक थे, लास्ट ईयर हमारा रेवेन्यू कम क्यों हुआ, इस बार हम लोगों के एक्सपेंडिचर्स क्यों बढ़ गए, इस बार हमारी सेल क्यों इंक्रीज हुई, इस बार हमारी सेल डिक्रीज क्यों हुई। हम प्रॉपर कंपेरिजन कर पाएंगे और बिजनेस में थोड़ी सी क्या कर पाएंगे बेटा, बोलो, हम लोग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाएंगे अगर हम लोग ये चीज करते रहेंगे तो। इसलिए हमने बोला अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि जो एंटायर लाइफ है ना
आपके एंटरप्राइजेस की, उसको डिवाइड कर लो बेटा किसके अंदर, बोलो स्मॉल पीरियड्स में, सो दैट आप उसका परफॉर्मेंस जो है ना वो मेजर कर पाओ टाइम टू टाइम या रेगुलर इंटरवल में। हम क्या कर पाएंगे बेटा, मेजर कर पाएंगे उसका परफॉर्मेंस रेगुलर इंटरवल में। तो हाईलाइट कर लो प्रॉपर, नोट कर लो, एंटायर लाइफ ऑफ द बिजनेस शैल बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीरियड सो दैट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, है ना, परफॉर्मेंस बोले तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से देखेंगे बिजनेस में, पैसे से मतलब अपने को। तो एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या किया जा सकता है, यहाँ पे मेजर किया जा सकता है एक फिक्स इंटरवल के बीच में। बड़े आगे क्या समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। क्या बोलता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, बोलता है कि आपके बिजनेस के लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो सो दैट आप उन पर्टिकुलर इंटरवल में अपने बिजनेस का परफॉर्मेंस क्या कर पाओ बेटा, आप लोग बोलो चेक कर पाओ आप, ठीक है क्या। नेक्स्ट कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इसका एक और नाम है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि जितनी भी आप एसेट्स रिकॉर्ड करोगे ना, क्या बोल रहा बेटा ये, जितनी भी आप एसेट्स रिकॉर्ड करोगे ना, कहां पे, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, उनको उनकी ओरिजिनल प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे आप। जिस ईयर में परचेस किया उस ईयर में उनकी ओरिजिनल प्राइस, जैसे मान लो बेटा एक मैंने मशीन परचेस की, मैंने एक मशीन परचेस की है कितने की, 5 लाख की, तो इसको कौन सी प्राइस पे रिकॉर्ड करना है बेटा, 5 लाख पे। लेकिन नेक्स्ट ईयर 5 लाख पे दिखाऊंगा क्या मैं, नहीं सर, नेक्स्ट ईयर तो इस पे क्या लग जाएगा, डिप्रिसिएशन। 5 लाख में से 1 लाख का डिप्रिसिएशन हटा दो, कितना बचा सर, 4 लाख रुपीज। तो नेक्स्ट ईयर कितना दिखाऊंगा मैं, 4 लाख, उसके नेक्स्ट ईयर 3 लाख, फिर नेक्स्ट ईयर 2 लाख रुपीज। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जिस भी ईयर में हमने परचेस की ना असेट्स को, उस ईयर में उसकी ओरिजिनल प्राइस पे दिखाना, उस ईयर में उसकी ओरिजिनल प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। एंड फ्रॉम नेक्स्ट एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। लेकिन गलती से भी मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड मत कर लेना। तो नोट कर लेना इसके अंदर हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट का सीधा सा फंडा है कि हम किसी भी एसेट्स को आपको मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं करने देंगे, आपको उसको उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। समझ गए क्या? चलो देख लो बेटा जल्दी से इसको। ठीक है बेटा, ये तो हो गया अपना, देख लो। अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट असेट्स इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट। मतलब जो भी आपने क्या किया बेटा, अमाउंट पे किया ना उसको एक्वायर करने के लिए, उसी प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे। एंड दिस कॉस्ट बिकम द बेसिस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द एसेट्स। जो सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग करोगे, अब सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग क्या होगी, अगर फिक्स एसेट्स है तो एवरी ईयर उस पर क्या लगना है, डेप्रिसिएशन लगना ही है, तो कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो ग्रेजुअली उसको क्या करते जाना, राइट ऑफ करते जाना है। लेकिन किसी भी ईयर में बेटा इन असेट्स को मार्केट प्राइस पे मत ले लेना, बस ओरिजिनल प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे जिस ईयर में हमने इसको परचेस किया था, और सब्सिक्वेंट ईयर में कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये रहा, जिस ईयर में परचेस किया ओरिजिनल प्राइस, और नेक्स्ट ईयर से क्या किया बेटा हमने, नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ है, जो कॉस्ट थी ना 5 लाख, उसमें से हमने 1 लाख का क्या माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन। कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ये आ गया बेटा आपका क्या, सब्सिक्वेंट ईयर का अमाउंट। सब्सिक्वेंट ईयर में आपको 4 लाख दिखाना है। फिर नेक्स्ट उसके बाद कितना दिखाना है, फिर से 4 लाख माइनस 1 लाख, कितना दिखाओगे बेटा, 3 लाख। ये इस टाइप से चलता रहेगा आपका, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। प्रॉपर एग्जांपल देके आप इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। एक चीज हाईलाइट कर देता हूं यहां पे, देखना, दिस कॉस्ट इज objectively verifiable because the cost recorded in the books is derived from the actual transaction and is not arbitrarily determined। मतलब ये जो कॉस्ट है ना, ये एक्चुअल कॉस्ट है, एक्चुअल अमाउंट हम लोगों ने पे किया है, ये कोई इमेजिनरी डेटा नहीं है, तो इसलिए हम इसको प्रॉपर रिकॉर्ड में ले सकते हैं, ठीक है क्या। तो दिस कॉस्ट इज ऑब्जेक्टिवली वेरीफिएबल, तो प्रॉपर वेरीफिएबल है ना ये, ऑब्जेक्टिवली वेरीफिएबल मतलब इनके प्रॉपर हमारे पास वाउचर होंगे, इसका हमारे पास बिल होगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा, उसी के बेसिस पर मैं ट्रांजेक्शन को क्या करूंगा बेटा, बोलो रिकॉर्ड करूंगा। नेक्स्ट, इट इज जस्टिफाइड बाय द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये भी ठीक है सर, क्योंकि कंटिन्यूसली धीरे धीरे हम राइट ऑफ करेंगे। फर्स्ट ईयर 5 लाख, सेकंड ईयर 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, हमेशा मान के चलेंगे कि बिजनेस हमारा क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट, market value or current value of assets are difficult to determine. The valuation by one expert will not be same as that of another expert। लगा लो भाई 2 स्टार। यही तो बताना चाह रहे हम बात यहाँ पे, कि मार्केट प्राइस पे हम आपको रिकॉर्ड नहीं करने देंगे असेट्स को। ध्यान रखना, प्रॉब्लम यही आती है कि मार्केट प्राइस भाई कुछ भी हो सकती है। 2 मिनट के लिए अगर मुझे किसी बैंक से लोन लेना है, बता क्या करूंगा मैं, बैंक के पास जाऊंगा, बैंक को बोलूंगा कि बैंक हमें लोन दे दो। बैंक क्या बोलेगी, लाओ भाई लेके आओ अपनी कंपनी का P&L अकाउंट और अपनी कंपनी की बैलेंस शीट।
अब बैलेंस शीट में जितनी ज्यादा असेट्स रहेगी उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी बन जाएगी आपके लोन सैंक्शन होने की। तो यहां पे क्या करेंगे बताए, हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर मैनिपुलेशन तक कर सकते हैं। कैसे? जो बिल्डिंग हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर अभी तक 5 लाख रुपए की दिखाई दे रही है ना, हम उसको मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड कर देंगे। मार्केट प्राइस बोले तो कुछ भी हो सकती है। मैंने मेरे पड़ोसी को बुलाया, अड़ोसी को बुलाया, पड़ोसी को बुलाया, दोनों को मैंने ट्रेंड कर दिया कि देखो कोई भी बैंक वाला पूछना है ना किस बिल्डिंग की प्राइस क्या है, आप बोल देना भाई साहब हम तो 1 करोड़ में खरीदने के लिए रेडी, लेकिन ये लोग बेच नहीं रहे। भाई जो प्राइस उन्होंने बता दी ना वही मार्केट प्राइस बन गई। जिस प्राइस में लोग अवेलेबल है मार्केट में आपकी असेट्स को परचेस करने के लिए, वही मार्केट प्राइस बन जाती है। अब मार्केट प्राइस में क्या होता है ना, बायसनेस आ जाती है, पर्सन टू पर्सन प्राइस वेरी कर जाएगी। एक बंदा 20 लाख देने को तैयार है, एक बंदा 50 लाख, एक बंदा बोल रहा है 1 करोड़। तो आप तो क्या करो पता है, ऐसे 4 लोग रेडी कर लोगे जिनको सिखा दोगे कि भाई आपको 1 करोड़ बोलना है। जैसे उन्होंने रेडी हो गए, आप अपनी बुक्स में कितनी वैल्यू दिखा दोगे बेटा उस मशीन की, उस बिल्डिंग की 1 करोड़ रुपीस। यार 5 लाख की बिल्डिंग आपने 1 करोड़ में दिखा दी। पता है क्या करने के लिए? ताकि आपकी बैलेंस शीट की एसेट्स ज्यादा दिखाई दे। क्या करने के लिए? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मैनिपुलेशन करने के लिए। ये कर दिया आपने मैनिपुलेशन। 5 लाख की बिल्डिंग आज 1 करोड़ में दिखाई दे रही। पता है क्यों? क्योंकि आपने उस बिल्डिंग को मार्केट प्राइस पे ले लिया है। और मार्केट प्राइस क्या हो गई? वो जो पड़ोसी बता रहा है कि भाई वो तो रेडी 1 करोड़ में लेने के लिए, लेकिन हम बेच नहीं रहे, मार्केट प्राइस बन गई। अब ये 1 करोड़ की बिल्डिंग दिखा के बैंक से क्या ले लोगे आप? लोन ले लोगे। भाई यार क्या है, तो टोपी बनाने वाला काम हो गया ना, नहीं करना है वाला, करने भी नहीं देंगे आपको। तो उन्होंने बोला इतना शौक है ना लिखने का तो लिखो, जितना अमाउंट पे किया ना उतने अमाउंट पे रिकॉर्ड करो। दूसरा, चूंकि ये फिक्स्ड एसेट्स है तो इन पे क्या लगाओ, चुपचाप डेप्रिसिएशन लगाओ, ज्यादा लालच में नहीं आने का, मार्केट प्राइस पर रिकॉर्ड नहीं करने देंगे आपको। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि जो मार्केट वैल्यू है ना बेटा, या करंट वैल्यू होती है एसेट्स की, वो डिफिकल्ट हो जाती है डिटरमाइन करना, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करती है ना। एक एक्सपर्ट का मानना है कि यार ये तो 5 लाख की, दूसरा बोल रहा है 20, तीसरा बोल रहा है 50, और एक बंदा हमने बिठा रखा है जो कितना बता रहा है 1 करोड़ रुपीस। ये तो आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन करवा रहे हो, नहीं करने देंगे। तो इसलिए हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बनाया जिसमें बोला हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, या बोलते कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जो क्या बोलता है कि जितने भी आपके एसेट्स है ना उनको उनकी ओरिजिनल प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे आप जिस ईयर में आपने परचेस किया है, और नेक्स्ट ईयर से क्या करोगे, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। लेकिन मार्केट प्राइस में हम आपको रिकॉर्ड नहीं करने देंगे। खत्म। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 8th वाला सिंपल है, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है भाई? बोलता है एवरी ट्रांजैक्शन हैज अ 2 एस्पेक्ट। हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, वन इज डेबिट अनदर वन इज क्रेडिट, वन इज डेबिट अनदर वन इज क्रेडिट। तो जितने भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे बेटा, हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होने वाले हैं, वन इज डेबिट अनदर वन इज क्रेडिट, है ना। वन डेबिट रहेगा, दूसरा क्या रहेगा बेटा अपना क्रेडिट रहेगा। मतलब जो भी एंट्री पास करते हैं ना, जैसे मान लो किसी को सैलरी पे कर रहा हूं मैं, तो क्या होगा बेटा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। खत्म। मतलब डेबिट पे करेंगे तो क्रेडिट भी करेंगे, ट्रांजेक्शन एक ही है। ट्रांजेक्शन क्या बेटा बोलो, कि हम लोगों ने क्या पे किया, पेड सैलरी। ट्रांजेक्शन एक ही है लेकिन इफेक्ट कितना है, 2। तो हम क्या बोलते हैं इसको, पेड सैलरी ऑफ रुपीज। देखना बेटा, पेड सैलरी ऑफ रुपीज 10,000, ये ट्रांजेक्शन हो गया, ये एंट्री बना दी मैंने 10,000 10,000। क्या एंट्री पास की बेटा बोलो मैंने, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो क्या बोलेंगे, एवरी ट्रांजेक्शन हैज, हर ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट है बेटा, वन इज डेबिट, ये डेबिट किया, अनदर वन इज क्रेडिट। एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 एस्पेक्ट, वन इज डेबिट अनदर वन इज क्रेडिट। ये हो गया ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जो बोलता है कि आप जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे उसके 2 एस्पेक्ट होने चाहिए, वन इज डेबिट अनदर वन इज क्रेडिट। खत्म। 9th पे आते भाई, क्या बोलता है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। बहुत अच्छा है भाई, इसको समझ लेते अच्छे से एक बार हम लोग जरा। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। देखो मैं कुछ पूछूंगा आप लोगों से, आप बता देना भाई। ये रहा हमारा प्रीवियस ईयर, ये रहा बेटा हमारा प्रीवियस ईयर, ये रहा हमारा करंट ईयर, और ये रहा हमारा नेक्स्ट ईयर। समझ गए बात को क्या आप? अच्छा, अभी करंट ईयर क्या चल रहा है हमारा, 2025-26 चल रहा है। प्रीवियस ईयर क्या होगा बेटा, 2024-25। नेक्स्ट ईयर क्या रहेगा हमारा, 2026-2027 रहेगा। अब एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, कि मान लो हमारा बिजनेस है, किस चीज का बिजनेस है भाई, मैरिज गार्डन का, है ना। मैरिज गार्डन सुना ना आपने, कि हम लोग रेंट पे देते हैं भाई, 2 दिनों तक आप अपनी वेडिंग वगैरह यहाँ से कर लो सारे फंक्शन, और पर्टिकुलर क्या ले लिया हम लोगों से, रेंट ले लिया। तो भाई मेरा मैरिज गार्डन का बिजनेस है। अब करंट ईयर में क्या हो रहा है पता है, मैं करंट ईयर में आज बैठा हूं मार्च में, अभी क्या चल रहा है बेटा, आज मार्च चल रहा है ना, मैं 18 मार्च को बैठा हुआ हूं मेरे ऑफिस के अंदर। एक क्लाइंट आता है, क्या नाम है भाई क्लाइंट का, कालू।
कालू बोलता है कि भैया भैया मेरी बेटी की शादी है। बोले बेटा, एक कौन आता है? कालू आता है, बोलता है कि मेरी बेटी की शादी है ना, कस्टमर का नाम है कालू। बोल रहा मेरी बेटी की शादी है, ये लो पैसे, आप कितने पैसे लो? 50,000 रुपए डिपॉजिट एडवांस देके जा रहा है बेटा आपको वो डिपॉजिट, ये रख लो। और पर्टिकुलर ये 2 डेट बुक कर दो। क्या डेट है? उन्होंने डेट बताई बेटा मुझे 25 और 26 जून 2026। मुझे कोई बताएगा 25 और 26 जून कौन सी ईयर में आएगा? करंट ईयर या नेक्स्ट ईयर? सर 26 लिखा है आपने। भाई ये तो नेक्स्ट ईयर में आ रहा है। मतलब इस कालू की बेटी की शादी कब है? करंट ईयर में या नेक्स्ट ईयर में? सर नेक्स्ट ईयर में। भाई साहब पैसे कब देके चले गए एडवांस अपने को? करंट ईयर में। कितना पैसा दिया बोलो जल्दी से? 50,000 रुपए एडवांस है ये। बचे हुए जो अमाउंट है कितने? सर बचा हुआ अमाउंट हम लेंगे इनसे 3,50,000। टोटल 4 लाख रुपए रेंट है हमारा 2 दिनों का। हमने बोला भाई 350 आपको उस दिन देना रहेगा। किस दिन? 25 और 26 तारीख को, ठीक है ना। फिलहाल अभी आप 50,000 डिपॉजिट दे दो। वो 18 मार्च को 50,000 रुपए डिपॉजिट दे के चले गए। मेरा आप लोगों से इतना सा क्वेश्चन है बेटा, मुझे बताओ ना जरा, ये जो 50,000 रुपए हमारे पास आए हैं, इसको मैं रिकॉर्ड करूं या ना करूं? पहले तो ये बताओ आप। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्यों रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि शादी तो कालू के यहाँ नेक्स्ट ईयर है, तो ये तो नेक्स्ट ईयर की इनकम होनी चाहिए ना। अभी मैंने आपसे ये नहीं पूछा बेटा कि ये करंट ईयर की इनकम है या नेक्स्ट ईयर की इनकम है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब मुझे कालू ने 50,000 रुपीज दिए एडवांस में, तो इसको मैं रिकॉर्ड करूं या नहीं करूं? तो रिप्लाई रहेगा आपका यस, रिकॉर्ड तो करना है बेटा, क्योंकि हम पढ़ के आए ना ऊपर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोलता है? जिस दिन आप ट्रांजेक्शन में एंटर हो गए हो। भाई ट्रांजेक्शन में किस दिन एंटर हुआ हूं मैं? 18 मार्च को। तो ट्रांजेक्शन तो उसी दिन रिकॉर्ड कर लेना है। सेटलमेंट कब होगा वो मैटर नहीं करेगा। तो रिकॉर्ड हमने आज कर लिया, ठीक है सर, है ना। तो ये तो हो गया आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये तो हो गया भाई हमारा क्या? एक्रूअल कॉन्सेप्ट हमारा। किसको रिकॉर्ड तो कर लेंगे हम, ना। ये तो क्लियर है सर। दूसरा, पहला समझ में आ गया आपको कि रिकॉर्ड तो करेंगे सर। कितना अमाउंट? 50,000, क्योंकि पैसा मिला है, आज ट्रांजेक्शन में एंटर हो गए हम लोग, ठीक है। दूसरा रिप्लाई देना बेटा, क्या ये 50,000 रुपए मेरी करंट ईयर की इनकम है या नेक्स्ट ईयर की इनकम है? अब कुछ बोलेंगे सर 25-26 में मिली, 18 मार्च अभी कंप्लीट कहाँ हुआ है ना। मतलब 25-26 ही चल रहा है, करंट ईयर है, तो मतलब करंट ईयर की इनकम है सर, तो करंट ईयर की इनकम रहेगी। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे नेक्स्ट ईयर की इनकम है। देखो बेटा, ये रहेगी हमारी नेक्स्ट ईयर की इनकम। पूछो क्यों? क्योंकि पैसा जरूर आपने ले लिया है, लेकिन जो भी आप गुड्स सेल करोगे ना, जो भी आप गुड्स सेल करोगे या फिर जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करोगे, वो किस दिन करोगे? उसकी डेट है बेटा 25 एंड 26 जून। कौन सी ईयर में आ रहा है बेटा? ये 2026, मतलब नेक्स्ट ईयर में। तो मैं जो देखना क्या लिख रहा हूं बेटा, नेक्स्ट ईयर। जो भी मैं गुड्स सेल करूंगा, जो भी मैं सर्विस प्रोवाइड करूंगा, वो कौन सी ईयर में करूंगा? नेक्स्ट ईयर में। अरे कालू की बेटी की शादी कब है भाई? नेक्स्ट ईयर में है। तो मैं सर्विस कब प्रोवाइड करूंगा? नेक्स्ट ईयर। मेरा गार्डन कब यूज करेंगे, मैरिज गार्डन कब यूज करेंगे? वो नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे। तो जब वो नेक्स्ट ईयर में यूज करेंगे, तो वो इनकम भी कौन सी ईयर की हुई? नेक्स्ट ईयर की हुई। तो ये रहा आपका, पढ़ना बेटा फिर से, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये बोलता है रेवेन्यू मतलब इनकम, रिकॉग्नाइज करना मतलब पहचानना, रेवेन्यू को पहचानना कि वो रेवेन्यू कौन से ईयर से रिलेट करता है। तो मैं बोल रहा हूं रेवेन्यू उस ईयर से रिलेट करता है बेटा जिस ईयर में आपने या तो गुड्स सेल किया हो या जिस ईयर में आपने सर्विस प्रोवाइड की हो, ना कि जिस ईयर में आपको पैसा रिसीव हुआ हो। पैसा रिसीव होना तो मैटर ही नहीं करता है। मतलब आप तो ये तक सोचो, यहां तक समझना बेटा आप। मान लो मैंने करंट ईयर में किसी को मेरा मैरिज गार्डन रेंट पे दिया था। कितना रेंट है बेटा बोलो? 6 लाख रुपीस। उसको मैंने 3 डेज के लिए दिया था, है ना। कितने दिन के लिए बेटा बोलो? किसी को हम लोगों ने 3 दिन के लिए हमारा मैरिज गार्डन रेंट पे दिया है, 6 लाख रुपए रेंट है, लेकिन बंदा हमारे वाला ही है, पहचानता है हमें अच्छे से। हमने बोला एक काम करो ना यार शर्मा जी, मत दो पैसा, नेक्स्ट ईयर दे देना। वैसे ही आपके ऊपर बेटी का बहुत सारा बर्डन है शादी का, नेक्स्ट ईयर पेमेंट कर देना इस चीज का आप। तो शर्मा जी ने बोला ठीक है भाई, इससे बढ़िया क्या होगा? शर्मा जी की शादी करंट ईयर में हो, सॉरी शर्मा जी की नहीं, उनकी बेटी की, शर्मा जी की बेटी की शादी करंट ईयर में हो भी गई। पैसा कब देंगे वो? नेक्स्ट ईयर। तो मुझे बताओगे क्या ये नेक्स्ट ईयर की इनकम रहेगी क्या? नहीं भाई, ये करंट ईयर की इनकम है, भले आपको पैसा नहीं मिला हो। क्योंकि शर्मा जी की बेटी की शादी कब हुई? करंट ईयर में। आपने मैरिज गार्डन कब दिया उनको? करंट ईयर में। मतलब मैं इतना सा बोलना चाह रहा हूं कि जब हमने सर्विस करंट ईयर में दी तो इनकम भी कौन सी ईयर की रहेगी? वो करंट ईयर की। तो ये चीज नोट कर लो, जिस भी ईयर में हम लोग सर्विस प्रोवाइड करेंगे या जिस भी ईयर में हम लोग गुड्स सेल करेंगे,
उस ईयर की इनकम होती है भाई, भले उस साल में पैसा मिला हो या नहीं मिला हो। इसका उल्टा करके देख लो भले आप, ये शर्मा जी अगर ये पूरे 6 लाख रुपए हमें एडवांस में दे चुके होते, कहां पे, प्रीवियस ईयर में, लेकिन शादी कब थी बेटा इनकी, इस साल 2025-26 में, करंट ईयर में, तो बताओ ये कौन सी ईयर की इनकम रहती, 24-25 की या 25-26 की? ऑब्वियसली यार सर 25-26 की रहती, क्योंकि शादी कब हुई है, 25-26 में, तो ये इनकम भी कब की रहेगी, 25-26 की। भले उन्होंने हमें क्या दिया था उस टाइम पे एडवांस, तो जब इन्होंने एडवांस दिया था हमें 24-25 में, उस टाइम पे हमने ये 6 लाख रुपए को रिकॉर्ड तो कर लिया था, क्योंकि एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है, रिकॉर्ड कर लो। लेकिन ये क्या बोलता है भाई हमारा, बोलो जल्दी से, क्या नाम है भाई कॉन्सेप्ट का हमारा, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये बोलता है कि रेवेन्यू को पहचानना बहुत जरूरी है आपको। एक्रूअल तो बोलता है रिकॉर्ड कर लो, जैसे एंटर हुए रिकॉर्ड कर लो, लेकिन ये क्या बोलता है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करो, पहचानो। आप कैसे पहचानेंगे, हमने बोला जिस भी ईयर में हमने क्या किया, सर्विस प्रोवाइड किया, गुड सेल किया। बताओ बेटा 24-25 में कोई सर्विस दी क्या हमने शर्मा जी को, नहीं, कब दी है, 25-26 में। तो भले 6 लाख रुपए शर्मा जी ने हमें 24-25 में दे दिए थे, लेकिन वो यहां की इनकम नहीं रहेगी, चुपचाप बस इसको रिकॉर्ड कर लेंगे हम लोग एक्रूअल बेसिस पे, लेकिन इनकम कौन सी ईयर की रहेगी बेटा, वो करंट ईयर की। समझ गए क्या, आ गया सर समझ में? मतलब पैसा मिला हो मैटर नहीं करेगा, पैसा नहीं मिला हो वो भी मैटर नहीं करेगा, मैटर करेगा बस कि आपने क्या करंट ईयर में गुड्स सेल किया है, क्या आपने करंट ईयर में सर्विस दी है, तो वो करंट ईयर की इनकम। अगर आपने नेक्स्ट ईयर में सर्विस दी है, नेक्स्ट ईयर की इनकम, नेक्स्ट ईयर में गुड सेल किया है, नेक्स्ट ईयर की इनकम। जिस भी ईयर में, लिखो बेटा कहीं पे नोट कर लेना, जिस भी ईयर में हम लोग गुड सेल करते हैं या जिस भी ईयर में हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो उस ईयर की इनकम मानी जाती है, भले पैसा रिसीव हुआ हो या नहीं हुआ हो। ठीक है क्या, तो रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज्ड, मतलब उस साल की इनकम मानी जाएगी जिस साल, है ना, इन द ईयर इन विच, जिस साल गुड्स आर सोल्ड, जिस साल गुड्स को बेचा है बेटा, या जिस साल आपने सर्विस प्रोवाइड की है, वेदर कैश रिसीव्ड और नोट, भले कैश रिसीव हुआ हो या नहीं हुआ हो। तो ये लाइन अंडरलाइन कर लेना, और चाहो तो प्रॉपर इसको नोट भी कर लेना। इसको बोलते बेटा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। इनकम उसी ईयर की मानी जाएगी जिस ईयर में गुड्स सेल किया है या फिर सर्विस प्रोवाइड की है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट है भाई मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में हमने जितना भी रेवेन्यू अर्न किया है ना, इसको प्रैक्टिकली थोड़ा बता देता हूं आप लोगों को। एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में हमने जितना भी रेवेन्यू अर्न किया है, उस रेवेन्यू को अर्न करने में जितना भी पैसा क्या हुआ बेटा, बोलो हमारा खर्च हुआ है, उनको आपस में मैच करना। सर कैसे करेंगे, वो तो आप बताओ कि कैसे करेंगे, मैं तो आप लोगों से पूछूंगा भाई, बताना चला। देखिए यहाँ पे बताइएगा भाई, मैं बोल रहा हूं इस बार जो मेरा रेवेन्यू हुआ है भाई, अगर आप मुझसे रेवेन्यू का मतलब पूछ रहे हो ना, मतलब बहुत गलत हो रहा है फिर ये, मतलब आपने पढ़ा नहीं, पुराना लेक्चर देखा ही नहीं आपने। रेवेन्यू मतलब मैंने चिल्ला चिल्ला के 2 वर्ड बताए थे। रेवेन्यू मतलब बोले तो सर टोटल इनकम, टोटल इनकम, या एक और वर्ड लिखा था, बोलो ग्रोस इनकम, मतलब जिसमें सभी कोई एक्सपेंसेस माइनस नहीं किया है, उसी को बोलते बेटा हम रेवेन्यू। ठीक है, तो मान लो इस बार का हमारा जो रेवेन्यू है ना, वो है 20 लाख, 20 लाख रुपए का पैसा, 20 लाख रुपए की इनकम जनरेट की हम लोगों ने। ठीक है, चलो इसमें से माइनस करेंगे हम लोग क्या, एक्सपेंसेस माइनस करेंगे सर, हाँ या ना भाई, यस। जब हम इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, या तो प्रॉफिट होगा या फिर क्या होगा हम लोगों को, लॉस होगा। बोलो जल्दी से, या तो प्रॉफिट होगा या फिर क्या होगा हम लोगों को, लॉस होगा। चलो कितना एक्सपेंसेस हुआ ये तो आप बताओगे, ये मैं थोड़ी बताऊंगा। अगर ये मैंने बता दिया तो फिर आप क्या करोगे, बाबा जी का ठुल्लू। चलो देखना इधर, मैं आपको एक एक्सपेंसेस की लिस्ट दे देता हूं बेटा ना, एक्सपेंसेस की एक लिस्ट दे देता हूं मैं आपको। फर्स्ट कि ये जो रेवेन्यू अर्न किया ना कितने का बेटा हम लोगों ने, बोलो 20 लाख का। कब किया है, करंट ईयर में। तो करंट ईयर में हमने कुछ खर्चे भी किए हैं, तो करंट ईयर के खर्चों की मैं लिस्ट दे रहा हूं, चुपचाप ऐड करते जाना, इसमें से माइनस करके मुझे अमाउंट बता देना कि इतना प्रॉफिट हो रहा है सर। चलो देखते हैं, पहला एक्सपेंसेस उनका हुआ कि इन्होंने सैलरी पे की है। क्या पे किया बेटा इन्होंने, सैलरी। कितने की सर, 2 लाख रुपीज की। ठीक है भाई, दूसरा इन्होंने रेंट पे किया है, कितने का, 3 लाख रुपीज लेते, 3 लाख रुपीज का इन्होंने रेंट पे किया है। ठीक है सर, थर्ड इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल अच्छा आता है, तो इनका 1 लाख रुपीज़ का हो गया बिल। ठीक है, 2 लाख रुपीज़ ये हो गया बेटा, 3 लाख रुपीज़ ये हो गया, 1 लाख रुपीज़ ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने जो खर्चा किया, इन्होंने एक मशीन भी परचेस कर ली है, एक मशीन भी परचेस कर ली है। कितने की,
5 लाख रुपए के खर्चा ये कर दिया इन्होंने। चलो अब मुझे बताओ जरा कि हमें इस बार कितना प्रॉफिट हुआ है ना, तो हम टोटल लगाते हैं सारे खर्चों का। आप लोग भी लगाओ, मैं भी लगा लेता हूं। टोटल हो रहा है सर 2 लाख और 3 लाख 5 लाख और 1 6 लाख, 6 लाख और 5 लाख 11 लाख है ना। टोटल खर्चा आ रहा है यहाँ पे बेटा अपना 11 लाख रुपए का। चलो अब क्या करते हैं हम लोग, रेवेन्यू में से 11 लाख रुपए माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेंसेस बेटा मैं माइनस कर रहा हूं यहां से 11 लाख रुपीज मैंने माइनस कर दिए। बताओ 20 लाख में से 11 लाख माइनस करूंगा कितना आएगा भाई सर 9 लाख रुपीज। बताओ बेटा 9 लाख का क्या हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस? आप बोलोगे प्रॉफिट, बिल्कुल सही, ये आ गया भाई प्रॉफिट हमारा। कितना आ गया 9 लाख। जितने भी लोगों का ये 9 लाख आ रहा है एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ये पूरी तरीके से गलत है ये, क्योंकि हम यही तो गलती कर देते हैं यहां पे कि जितनी भी इनकम आ रही है दे हमारा सारा एक्सपेंसेस उसमें से माइनस करके। वैसा नहीं करना भाई, समझना पड़ेगा आपको। क्या ये सैलरी करंट ईयर की है? आप बोलोगे हाँ। क्या ये रेंट करंट ईयर का है? आप बोलोगे हाँ। क्या ये इलेक्ट्रिसिटी बिल करंट ईयर का है? आप लोग बोलोगे हाँ। लेकिन क्या ये मशीन करंट ईयर में ही आपने एग्जॉस्ट कर ली क्या, निचोड़ ली क्या मशीन को, यूज कर लिया 1 साल में? भाई मशीन है फिक्स एसेट से, इसका फायदा 1 सालों से ज्यादा सालों तक मिलता है। तो आप लोगों को मुझसे पूछना चाहिए कि सर ये जो मशीन है ना इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये जो मशीन है ना इसकी यूजफुल लाइफ है 5 ईयर, ये 5 साल चलेगी। तो अब आप समझ गए होंगे, हाँ सर समझ गए, ये जो 5 लाख का खर्चा है ये 1 साल का नहीं है, ये कितने सालों का है, ये 5 सालों का है। तो बताओ 1 साल का खर्चा कितना हुआ सर 1 लाख रुपए, वो भी किस नाम से लिखेंगे हम, डेप्रिसिएशन के नाम से। तो चलो अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ टोटल खर्चा कितना हुआ, तो आप क्या मुझे फिर से 11 लाख बताने वाले हो क्या? नहीं सर नहीं, हम फिर से एक लिस्ट बनाएंगे खर्चों की। चलो लिस्ट बनाते, कितना अमाउंट बेटा यहाँ पे पूरा? सर सैलरी तो पूरी 2 लाख करंट ईयर की, पूरा 2 लाख रुपीज ले लो भाई। रेंट भी पूरा करंट ईयर का ही है, 3 लाख रुपीज पूरा रेंट करंट ईयर का ले लिया हम लोगों ने, 3 लाख रुपीज ये लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल भी करंट ईयर का है, 1 लाख रुपीज बेटा इलेक्ट्रिसिटी बिल का आप लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट मशीन की बात करें, क्या 5 लाख का खर्चा पूरा करंट ईयर का है क्या? नहीं सर, ये तो 5 इयर्स का है, तो इसको 5 इयर्स में क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो फिर करंट ईयर का कितना हो रहा है सर? करंट ईयर का हो रहा है 1 लाख रुपीज एज ए डेप्रीसिएशन। अब मुझे बताओ मेरे भाइयों कि टोटल खर्चा कितना हुआ? 2 लाख और 3 लाख, 5 लाख, 5 लाख और 1 लाख, 6 लाख, 6 लाख और 1 लाख, 7 लाख रुपीज। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली वाला काम हो गया, कहां 11 लाख रुपए सर और कहां 7 लाख रुपए, बहुत डिफरेंस हो गया है तो यहां पे हमारा, ठीक है ना। हम तो पहले 11 लाख माइनस कर चुके थे, लेकिन इज्जत से देखा जाए तो इस साल का खर्चा कितना हुआ बेटा बताओ? 11 लाख इस साल का खर्चा है या 7 लाख रुपए? आप बिल्कुल बोलोगे सर 7 लाख रुपीज इज एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर, 7 लाख करंट ईयर का खर्चा है। तो बेटा फिर मैं यहां से 11 लाख रुपए मुझे माइनस करना चाहिए, 7 लाख सर 7 लाख रुपए माइनस करोगे आप। चलो करो, 20 लाख में से 7 लाख रुपीज माइनस करो, कितना बचेगा सर? बचेगा 13 लाख रुपीज। तो बताओ कितना प्रॉफिट आ रहा है सर? 13 लाख रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है। बताओ पहले सही प्रॉफिट निकाला था आपने या अब सही निकाला है? सर अब सही निकाला हम लोगों ने। बताए ये अभी प्रॉफिट सही क्यों निकला है? क्योंकि हमने रेवेन्यू को एक्सपेंसेस से मैच कर दिया है। करंट ईयर का जो रेवेन्यू है ना उसमें से हमने करंट ईयर के ही एक्सपेंसेस माइनस किए हैं। तो इस एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझना क्या होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। एक फाइनेंशियल ईयर में या एक करंट ईयर में आपने जितना भी रेवेन्यू अर्न किया है ना, उस रेवेन्यू को अर्न करने में बेटा जितना भी पैसा आप लोगों ने खर्च किया है ना उनको मैच करना बहुत जरूरी है। अगर उनको मैच नहीं कर पा रहे हो ना मतलब मिसमैच हो जाएगा, और मिसमैच वाली चीजें यार कहां पसंद आएगी, जमेगी? अरे लड़कियों को देखा आपने भाई, नेल पॉलिश भी वो लगाती है ना ड्रेस के हिसाब से मैच करके, वो जब चीजें मैचिंग में होती है ना तभी तभी जम पाती चीजें। तो यहां पे भी अकाउंट से भड़काव लगेगा आपको अगर क्या करोगे, कुछ तो भी एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे। तो मैं इतना सा बताना चाह रहा हूं यहां पे कि करंट ईयर के जितने भी हमारी इनकम है उनमें से अगर करंट ईयर के एक्सपेंसेस माइनस होना तो ज्यादा बेटर रहेगा, चीजें प्रॉपरली दिखाई देगी, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देगा। यस, ट्रू एंड फेयर व्यू देगा। नेल पॉलिश भी मैचिंग की होती है ना बेटा, एक फेयर व्यू निकल के आता है और हम देखते हैं अबे भाई शानदार, ठीक है ना। तो तभी होता है, तो सेम चीज अकाउंट्स में भी करना है, शानदार तभी हो पाएगा भाई जब आप लोगों ने क्या किया बोलो जल्दी से, यहां पे मैचिंग कॉन्सेप्ट लगाया है। करंट ईयर की इनकम में से करंट ईयर के एक्सपेंसेस माइनस किए, खत्म भाई, हो गया मैचिंग कॉन्सेप्ट खत्म आपका, है ना। ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रहा, अकॉर्डिंग टू द मैचिंग प्रिंसिपल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड
है ना, इन दैट पीरियड कि एक पर्टिकुलर पीरियड में जितना भी रेवेन्यू आपने रियलाइज किया है उससे उस ईयर के एक्सपेंसेस को मैच करो, खत्म। दिस कॉन्सेप्ट इज बेसिकली एन अक्रूवल कॉन्सेप्ट सिंस इट disregards the timing and amount of actual cash inflow and cash outflow। मतलब देखा जाए तो ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता ही हो गया। क्यों? क्योंकि इसको मतलब ही नहीं है पैसा आया नहीं आया, पैसा गया नहीं गया। इसको मतलब ये है भाई कि अगर क्या हो रहा है, बोलो जल्दी से, ट्रांजेक्शन में एंटर हो रहे हैं हम, करंट ईयर में उसका बेनिफिट मिला है तो करंट ईयर से आप माइनस कर दो। करंट ईयर में जो रेवेन्यू अर्न किया है ना, उसको अर्न करने के लिए अगर आपने कोई पैसा खर्च किया है, खर्च किया मतलब किसी की सर्विस आपने ले ली है, एम्प्लॉय से काम करवा लिया, भले आपने एम्प्लॉय को पैसे नहीं दिए, मैटर नहीं करेगा, आप तो एम्प्लॉय की सैलरी पूरे 12 महीने की रिकॉर्ड करोगे। इवन इफ आपने एम्प्लॉय को सिर्फ 10 मंथ की क्या पे की हो बेटा, बोलो सैलरी पे की हो आपने, वो मैटर नहीं करेगा ना। तो एक्रूअल बेसिस पर हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके हमारे रेवेन्यू में से माइनस करते, खत्म। नेक्स्ट, और क्या बचा भाई? कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस, सिंपल है। प्रूडेंस एक और नाम है बेटा इसका, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस क्या बोलता है? प्रूडेंस बोलता है एंटीसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, फ्यूचर के है ना, एंटीसिपेशन फ्यूचर के लिए करेंगे ना, प्रेजेंट के लिए थोड़ी करेंगे। तो फ्यूचर के ऐसे खर्चे, एंटीसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो मुझे लग रहा है कि 2 महीने बाद यहां पैसा खर्च हो सकता है, 1 महीने बाद यहां पैसा खर्च हो सकता है, तो मैं बोल रहा हूं भाई एंटीसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कैन बी रिकॉर्डेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट। आप एंटीसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को रिकॉर्ड कर सकते हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, लेकिन एंटीसिपेटेड इनकम और गेन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। साफ साफ मना कर रखा है, तो लिखा हुआ है एंटीसिपेट नो प्रॉफिट, मतलब एंटीसिपेटेड प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, बट प्रोवाइड फॉर ऑल द प्रोबेबल लॉसेस। तो चाहो तो नोट कर लो, एंटीसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कैन बी रिकॉर्डेड इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट। एंटीसिपेटेड एक्सपेंसेस लॉसेस को हम बेटा हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या कर सकते, बोलो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन एंटीसिपेटेड इनकम और गेन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। इनकम एंड गेन रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन एंटीसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को क्या कर सकते हो बेटा आप, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को आप रिकॉर्ड कर सकते हो, है ना। इसको अलाउ करता है कौन है ये? कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस, प्रूडेंस ऐसा बोलता है। देखो लिखा हुआ यहां पे कि प्रूडेंस के हिसाब से कुछ ट्रांजेक्शन को ऐसे रिकॉर्ड करना है बेटा कि प्रॉफिट जो है ना, प्रॉफिट एंड असेट्स आर नॉट ओवर स्टेटेड एंड लॉसेस एंड लायबिलिटीज आर नॉट अंडरस्टेटेड, खत्म बात। उतना सा ध्यान रखना हमको। तो ऑल दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ड्रॉ अप ऑन द कंजर्वेटिव बेसिस। दिस प्रिंसिपल विच अराइजेस डायरेक्टली फ्रॉम द कंजर्वेटिज्म आर The accountant should not anticipate income and should provide all possible loss। ये इतना ही बताना चाहता है, कंक्लूड किया हमने कि जो भी अकाउंटेंट है ना, वो ज्यादा दिमाग ना लगाए इनकम को लेके। इनकम जब होगी रिकॉर्ड कर लेना, लेकिन एक्सपेंसेस को आप एक एंटिसिपेशन के बेसिस पे, एक प्रेडिक्शन के बेसिस पे भी आप रिकॉर्ड कर लोगे ना। आपको लग रहा है कि 6 मंथ लेटर यार मुझे इस चीज का पेमेंट करना पड़ सकता है, ठीक है भाई प्रोविजन बना लो उसका, ठीक है भाई रिजर्व बना लो उसका, ठीक है ना, उसको रिकॉर्ड में ले सकते हो आप, लेकिन हम एंटिसिपेटेड इनकम और गेन को रिकॉर्ड नहीं करने देंगे। Faced with the choice between the two method of valuation and assets, the accountant should choose the method which leads to lesser value। अब अगर आपको ऐसे कोई 2 मेथड में सिलेक्शन करना हो कि कौन सी मेथड हम यूज करें, तो भाई जिससे कम वैल्यू निकल के आ रही हो ना असेट्स की, वाली मेथड क्या करोगे आप, यूज करोगे आप, ठीक है क्या, खत्म। देखो लिखा हुआ है, आपके पास अगर गोडाउन में माल रखा हुआ है तो उसकी जो कॉस्ट है, मान लो उसकी कॉस्ट है 5000, लेकिन मार्केट वैल्यू कितनी बेटा बोलो उसकी आज 4000 है, तो आप कौन सी प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे, 5000 या 4000? तो हम बोलेंगे 4000। ये क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ द कॉस्ट एंड द मार्केट वैल्यू, 4000 पे रिकॉर्ड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि भाई 5000 का माल था, लेकिन आज मार्केट में वैल्यू उसकी 4000 ही बची है, 1000 से कीमत कम हो गई है, मतलब हमें लॉस हो गया, जबकि माल अभी बेचा नहीं है, लेकिन मार्केट वैल्यू 4000 है, तो फ्यूचर में बिकेगा भी कितने में, वो 4000 में, मतलब फ्यूचर में होने वाले लॉस को हमने अभी से कंसीडर कर लिया, और स्टॉक को कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड कर लिया बेटा हमने, 4000 पे हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे उसको, खत्म, फिनिश है भाई, फिनिश। चलो इसी के साथ में अपने ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट कन्वेंशन फिनिश हो जाते हैं सारे के सारे। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, ठीक है ना। एक बार बेटा अच्छे से देख लेना, एक क्विक रिवीजन करवा देता हूं, 2 मिनट में फिनिश करेंगे, 2 मिनट मतलब 2 मिनट। पहला गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोलता है, ये बोलता है भाई
जब भी किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे ये मान के चलोगे कि हमारा बिजनेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। दूसरा, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बोलता है एक बार जो मेथड आपने अडॉप्ट कर ली, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उसी मेथड को फॉलो करोगे। हर साल मेथड में चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हर साल अकाउंटिंग प्रैक्टिस चेंज नहीं होना चाहिए। एक बार जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस आप फॉलो कर रहे हो, एक बार जो मेथड यूज कर रहे हो, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वही मेथड आप यूज करोगे, जब तक कि बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट ना हो रहा हो आप लोगों के लिए चेंज करना। मतलब प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि होता ही नहीं है, चेंज कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर जस्टिफिकेशन हो कि भाई WDV की जगह के बार हम SLM लगाएंगे ना तो हमारी कंपनी के लिए एसेबल ज्यादा सूटेबल है। जस्टिफिकेशन होना चाहिए उस चीज का, तो प्रॉपर रूल्स फॉलो करके कर सकते हो, है ना, मना नहीं कर रहे, हो जाता चेंज भी। नेक्स्ट, एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट बोलता है भाई पैसा मिला हो या नहीं मिला हो, पैसा आपने किसी को पे किया हो या नहीं किया हो, जब ट्रांजेक्शन में एंटर हुए तभी क्या कर लो, उसको रिकॉर्ड कर लो, ठीक है ना। नेक्स्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है बिजनेस और ओनर दोनों को एक दूसरे से क्या करते हैं बेटा, हम लोग सेपरेट ट्रीट करते हैं, और जो भी अकाउंटिंग करेंगे वो हम कैसे करेंगे बेटा, बोलो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ना कि ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अकाउंटिंग होती है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ना, इसको बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ओनली दोस ट्रांजेक्शन कैन बी रिकॉर्डेड इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे बेटा जिनको मनी के टर्म्स में हम मेजर कर सकते हैं। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर लो और उन पर्टिकुलर पीरियड का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस निकालो और उसको कंपेयर करो नेक्स्ट ईयर के साथ में, ठीक है क्या। कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है जो भी एसेट परचेस करोगे ना उसको उनकी ओरिजिनल कॉस्ट पे क्या करना, आप रिकॉर्ड करना, मार्केट प्राइस पे हम आपको रिकॉर्ड नहीं करने देंगे। ड्यूल एस्पेक्ट बोलता है एवरी ट्रांजेक्शन, ये जो ट्रांजेक्शन था अपना सैलरी पे करने का, देखो दो चीज हुई थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक क्रेडिट, तो एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट, वन इज डेबिट अनदर वन इज क्रेडिट। हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट रहेंगे, पहला डेबिट दूसरा क्रेडिट। नेक्स्ट बेटा, इसके बाद में रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट, ये बोलता है रेवेन्यू को पहचानो। रेवेन्यू को कैसे पहचानेंगे, हमने बोला भाई कोई भी इनकम उस ईयर से रिलेट करेगी जिस ईयर में आपने या तो क्या किया हो बेटा, बोलो गुड्स सेल किया हो, या फिर जिस ईयर में आपने सर्विस प्रोवाइड की हो। आगे बढ़ो, मैचिंग कॉन्सेप्ट, करंट ईयर में जितना भी रेवेन्यू अर्न किया उसको अर्न करने में जितना भी पैसा खर्च हुआ उनको आपस में क्या करो, आप मैच करोगे, इसको बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है क्या। इससे ट्रू एंड फेयर व्यू निकल के आता है, ये सिखाया था मैंने आपको। देखो मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो किया तो हमारा प्रॉफिट सही आया बेटा, कितना आया 13 लाख, लेकिन पहले मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं किया था। पहले क्या किया हमने, जितना भी खर्चा हुआ बिना देखे बिना सोचे कि ये करंट ईयर का भी है या नहीं, हमने सीधे माइनस कर दिया, तो हमारा प्रॉफिट आ रहा था बेटा 9 लाख, जो कि बहुत गलत था, ठीक है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करने से एक सही प्रॉफिट निकल के आएगा, एक ट्रू एंड फेयर व्यू देता है हमारा स्टेटमेंट, ठीक है ना, वो स्टेटमेंट ऑफ पेंडल हो या फिर वो हमारी बैलेंस शीट। कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस बोलता है एंटीसिपेटेड लॉसेस को आप रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन एंटीसिपेटेड गेन और इनकम को आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। यहां पे आके प्रिंसिपल फिनिश। इसके बाद में बेटा हमारी स्टार्ट होगी जर्नल एंट्रीज, जो कि एग्जाम में आती है, 100% आएगी। तो बेटा इनके मैं रूल्स करवाऊंगा आपको, रूल के बाद में हम लोग प्रॉपर एंट्रीज पास करना सीखेंगे, क्यों चीजें डेबिट हो रही है, क्यों क्रेडिट हो रही है, प्रॉपर जितना आराम से हो पाएगा, जितना डिटेल में हो पाएगा ना, बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे और इनको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे हम लोग, ठीक है क्या। चलो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।